Assalamualaikum students. Today our topic for discussion is kidney problems and their cure. तो आज हम लोगों ने किडनी प्रॉब्लम्स की बात करनी है, यानी कि किडनी के साथ साथ कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं या किडनी को किन मसाइल्स का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में हम उनके क्योर की बात करेंगे, उनके इलाज की बात करेंगे। अब अगर हम किडनी प्रॉब्लम्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम है जो किडनी के आउटसाइड भी हो सकती हैं और विद इन किडनीज़ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि किडनी को बेसिकली डैमेज करने का सबब बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें जो आउटसाइड द किडनी पाई जाती हैं, तो दैट में भी इन्फेक्शन इन ब्लड, यानी कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वो ब्लड के थ्रू होती हुई किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जाए और किडनी को डैमेज करे। या फिर नंबर 2 अगर हम बात करें तो केमिकल्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, या टॉक्सिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ब्लड के अंदर जो बेसिकली डैमेज करने का सबब बनते हैं किडनीज़ को। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अगर पर्सन सफ़र कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर से, चूँकि आप लोगों को पता है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये डैमेजिंग होता है, ब्लड कैपिलरीज़ को डैमेज करता है, और बेसिकली हम लोगों ने नेफ्रॉन में देखा था जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ये सारा का सारा ब्लड कैपिलरीज़ का ही बना हुआ, और यहाँ पे जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट होगा या यहाँ पे जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ पास करेगा तो ये इन ग्लोमेरुलस या इन ब्लड कैपिलरीज़ को डैमेज कर सकता है। नंबर 4 अगर मैं बात करूँ, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है यानी कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, तो चूँकि जो शुगर होती है, शुगर मॉलिक्यूल्स जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होते हैं तो ये ब्लड के ज़रिए फ़्लो कर रहे होते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज़ की वॉल को ये डैमेज करते हैं, यानी कि ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को ये डैमेज करने का सबब बनते हैं। नंबर 5 अगर मैं बात करूँ तो वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। बहर ये डिफरेंट वजूहात हैं जो किडनी को डैमेज करने का सबब बन सकती हैं। अब देखें जो आपकी किडनीज़ हैं बेसिकली आपके ब्लड को फ़िल्टर कर रही होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़ाहिर बात है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किडनी की वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। अब अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें जो किडनी जिसका सामना कर सकती है, तो दीज आर किडनी स्टोन्स के जो आपकी किडनीज़ हैं, जो गुर्दे हैं, इनके अंदर पथरी हो सकती है। अब नॉर्मली तौर पर जैसा हम लोगों ने किडनी की बात की थी, किडनी के पार्ट्स की बात की थी किडनी के स्ट्रक्चर में, तो एक हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया था जो बिल्कुल आप कह लें कि सेंटर में मौजूद है या इंटीरियर साइड पे मौजूद है, दैट इज़ पेल्विस, और इसको हम लोगों ने फनल शेप स्ट्रक्चर का नाम दिया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जितनी भी नेफ्रॉन है वो चाहे रीनल कॉर्टेक्स हैं, चाहे जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, वो अल्टीमेटली जितना भी यूरन है, यूरन अपना पोर करेंगी इस पेल्विस वाले पार्ट में आके, यानी कि ये कलेक्टिंग पार्ट है, ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा होता है। अब जब यहाँ पे यूरिन की कलेक्शन हो रही होगी बाय मींस ऑफ नेफ्रॉन, तो अगर इस यूरिन के अंदर चूँकि साल्ट्स मौजूद होंगे, और अगर पर्सन कोई बंदा पानी कम पी रहा है, चूँकि अगर पानी ज़्यादा पिएगा तो वो तो ड्रेन होके आगे चला जाएगा, उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन पानी कम पी रहा है, या आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा अगर कोई खुदा न खास्ता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बीमारी है, नतीजा क्या होगा, ये साल्ट्स यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होके ये यहाँ पे इनकी साल्ट्स की प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन के नतीजे में पहले तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, उसके बाद स्मॉल पेबल्स, छोटी छोटी कंकरियाँ या आप कह लें कि पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, और वो पत्थरियाँ जुड़कर बड़े पत्थर की, बड़े स्टोन की भी शक्ल ले सकती हैं। अब अगर हम कहें कि कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द किडनी, इस कंडीशन को हम टर्म करते हैं दैट इज़ अ नेफ्रोलाइथियासिस। नेफ्रोलाइथियासिस वो कंडीशन है जिसमें बेसिकली जो पेशेंट है, पेशेंट की जो किडनीज़ हैं उनके अंदर स्टोन मौजूद है। अब अगर आप बात करें, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये जो पेल्विस के अंदर किडनी स्टोन बने हैं ये यहाँ पे भी मौजूद रह सकते हैं। ये यहाँ से ये जो पथरी है ये डिसलॉज होकर ये यहाँ से मूव करके यूरेटर में भी आ सकती है, और यूरेटर को ब्लॉक करेगी। अगर यूरेटर को ब्लॉक कर रही है तो ये सबब बन रही है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का। ज़ाहिर बात है पेशाब में रुकावट होगी, शदीद दर्द स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और अगर ये पथरी मूव करके ब्लैडर तक आ जाए, मसाने तक आ जाए, फिर उसके बाद नॉर्मल तौर पर चांसेस होते हैं कि ये ऑटोमेटिकली बॉडी से खुद ब खुद बाहर निकल जाए, और 90% तक चांस होते हैं
कि अगर पेशेंट ज़्यादा पानी इंटेक करता है तो उसकी वजह से पथरी ख़ुद ब खुद रिमूव हो जाती है। बहरहाल जो स्टोन है, जो किडनी जो स्टोन है, पथरियाँ हैं, वो ना सिर्फ किडनीज़ के अंदर बनती हैं बल्कि किडनी के साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा गाल ब्लैडर, पित्ते की पथरी, ये भी कॉमन है, चूँकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन होती है गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ते के अंदर, और वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। और अल्टीमेटली ये जो स्टोन है अगर किडनी के अंदर बन रहे हैं तो नंबर 1 ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का सबब बनेंगे। नंबर 2 अगर ये किडनी के अंदर ही मौजूद है स्टोन, चूँकि स्टोनी मटेरियल हार्ड होता है तो ये ऑर्गन जो किडनी है इसकी जो टिश्यूज़ हैं, जो गोश्त है, इसको डैमेज कर सकता है। और ये भी आप लोगों को पता है जब टिश्यूज़ डैमेज होती हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर टिश्यूज़ नॉर्मल है। नेक्स्ट अगर मैं केमिकल काजेज़ ऑफ स्टोन फॉर्मेशन की बात करूँ, चूँकि मोस्टली जो स्टोन्स हैं दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और अगर खुदा न खासा पेशेंट किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हम देखेंगे कि बेसिकली प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, या अगर खुदा न खासा पेशेंट के अंदर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स में कमी या ज़्यादती है, ये भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 में जाके मैं डिस्कस करवाऊंगा, चूँकि अभी अगर मैं हार्मोन्स की बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़े होंगे 2 हार्मोन हैं, नंबर 1 कैल्सिटोनिन है और नंबर 2 दैट इज़ पैराथॉर्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम की अमाउंट को रेगुलेट करने के हवाले से विद इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज अदर जो मैमल्स हैं। अब अगर 2 बीमारियों की बात करें, 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें जो बेसिकली सबब बनते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन का, जिसमें नंबर 1 दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, या हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड आप कह सकते हैं, कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है ये कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा रहे, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ना रहे, कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा रहे, तो इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीमिया का नाम देते हैं। अगर मैं नॉर्मल कैल्शियम लेवल की बात करूं तो जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है दैट इज़ 10 to 12 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml अगर आप खून लेते हैं तो उसमें 10 से 12 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए, ये नॉर्मल लेवल है। और अगर कॉन्टीन्यूसली कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल 14 मिलीग्राम है, 16 मिलीग्राम है, ये 18 मिलीग्राम कॉन्टीन्यूसली रहता है, चूँकि साल्ट्स की अमाउंट कॉन्टीन्यूसली ब्लड के अंदर ज़्यादा है, किडनी जितना ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करेंगी साल्ट्स उतने ज़्यादा पेल्विस में इकट्ठे होंगे, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन के नतीजे में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड डिजीज़ की बात करें, सेकंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो दैट इज़ हाइपर ऑक्जुलेरिया। अब हाइपर ऑक्जुलेरिया नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर हम हाई को कहते हैं, हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या आप कह लें कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ऑक्जेलिक एसिड इन ब्लड, कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा रहे और कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा रहे तो इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सीमिया का नाम देते हैं। अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं, नॉर्मल लेवल की बात करूं ऑक्जेलिक एसिड के, तो ये तकरीबन 1.8 से लेकर 10.9 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। और अगर खुदा न खासा इस लेवल से कॉन्टीन्यूसली लेवल ऑक्जेलिक एसिड का ज़्यादा रहता है तो वो फिर किडनी स्टोन फॉर्मेशन की तरफ बात को लेके जाएगा। अब नॉर्मी तौर पर अगर हम बात करें तो जो ऑक्जेलिक एसिड है ये कॉमन मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टोमेटोज़ वगैरह होते हैं, टमाटर हैं, ये बेसिकली जो वेस्ट कंपाउंड है ये इसको स्टोर ही ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। और मना किया जाता है, जो किडनी स्टोन से पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, डॉक्टर मना करता है कि आप टोमेटोज़ को कम से कम इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स को कम से कम इस्तेमाल करें, इवन राइस को भी मना किया जाता है कि इतना ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, चूँकि बेसिकली इनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड या आयरन की अमाउंट हाई होती है, उस वजह से फिर मना किया जाता है कि इनकी फिर जब फिल्ट्रेशन होगी प्रेसिपिटेशन के नतीजे में किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। अब जिसका मैंने पहले डिस्कस किया, जो स्टोन्स हैं इनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है पंजाब की उसमें तो 3 कैटेगरीज डिस्कस की गई हैं इन स्टोन्स की, लेकिन फेडरल की बुक के अंदर 5 कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। मैं पहले जो हमारी बुक के अंदर 3 कैटेगरीज डिस्कस की गई हैं केमिकल कंपोजिशन के हवाले से, उनको मैं डिस्कस करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये जो किडनी स्टोन है दैट मे बी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप, यानी कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप हो सकते हैं, और इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट
स्टोन्स दैट इज़ 70%। यानी कि अगर किसी पेशेंट से पथरी निकले तो 70% चांस है कि वो केमिकली कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के होंगे। सेकंड कैटेगरी की तरफ अगर मैं चलूँ तो दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट, और इनके जो इंसिडेंस कैल्शियम फॉस्फेट इंसिडेंस ऑफ स्टोन है दैट इज़ 15%, यानी कि 15% चांस है कि अगर पथरी निकले तो पथरी की जो केमिकल कंपोजिशन होगी दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। थर्ड कैटेगरी की तरफ अगर मैं चलूँ तो दैट इज़ यूरिक एसिड, यानी कि स्टोन की केमिकल कंपोजिशन यूरिक एसिड टाइप हो सकते हैं और चांसेस यूरिक एसिड स्टोन के 10% है। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी है ये फेडरल की बुक के अंदर है। मतलब फोर्थ अगर कैटेगरी की मैं स्टोन की बात करूँ तो दैट इज़ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और फिफ्थ कैटेगरी की बात करूँ तो सिस्टाइन। ये 5 कैटेगरीज हैं स्टोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट अगर मैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स की बात करूं कि किस तरह से आप ट्रीट करेंगे अगर किडनी स्टोन्स हो जाएं, यानी कि गुर्दे में अगर पथरी हो जाए, तो बेसिकली जो स्टोन है जिस तरह मैंने डिस्कस किया ना सिर्फ किडनी में हो सकती है बल्कि किडनी के साथ साथ यूरेटर में भी हो सकती है, और यूरेटर के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था गाल ब्लैडर यानी कि पित्ते में भी पथरी हो सकती है।